प्रश्न 32 का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न पादप हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मिलान कीजिए। उत्तर विकल्प ए सही है। व्याख्या जिब्रेलिन्स ये हार्मोन मुख्य रूप से तने की वृद्धि में सहायता करते हैं। वे बीज के अंकुरण, पौधे की ऊंचाई बढ़ाने और फलों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साइटोकाइनिन ये हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। वे पत्तियों और फलों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। एब्सिसिक एसिड इस हार्मोन को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। यह पौधे को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। यह पत्तियों का गिरना, बीजों का सुषुप्त अवस्था में जाना आदि प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। विकल्प बी और सी में जिब्रेलिन्स और एब्सिसिक एसिड के कार्यों का गलत मिलान किया गया है। विकल्प डी में साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड के कार्यों का गलत मिलान किया गया है। चित्र। यहाँ आप एक चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें विभिन्न पादप हार्मोन और उनके कार्यों को दर्शाया गया हो। नोट्स। पादप हार्मोन पौधों के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करने वाले रसायन होते हैं। विभिन्न पादप हार्मोन अलग अलग प्रकार के कार्यों को करते हैं। पादप हार्मोन पौधे के विभिन्न भागों में बनते हैं और परिवहन होते हैं। अतिरिक्त जानकारी। ऑक्सिन एक अन्य महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जो कोशिकाओं की वृद्धि और विभाजन को बढ़ावा देता है। इथाइलिन एक गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायक होता है। निष्कर्ष। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए है। जिब्रेलिन्स तने की वृद्धि में सहायता करते हैं, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं और एब्सिसिक एसिड पौधे को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। अधिक जानकारी के लिए आप निम्न स्रोतों का उल्लेख कर सकते हैं। आपकी जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन। मुझे उम्मीद है कि ये उत्तर आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न है तो बेझिझक पूछें। नोट। चित्र जोड़ने के लिए मुझे चित्र का एक लिंक या विवरण प्रदान करें। अन्य भाषा में अनुवाद। यदि आप इस उत्तर को किसी अन्य भाषा में चाहते हैं तो मुझे बताएं। विशेष नोट। यह प्रश्न 33 का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न युवावस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। उत्तर विकल्प बी सही है। नए बालों में वृद्धि का पैटर्न युवावस्था में होने वाले लैंगिक परिपक्वता का एक स्पष्ट संकेत है। व्याख्या विकल्प बी नए बालों में वृद्धि का पैटर्न युवावस्था में हार्मोन में बदलाव के कारण लड़कों में दाढ़ी, मूंछ और छाती पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, जबकि लड़कियों में शरीर के विभिन्न हिस्सों में बाल उगने लगते हैं। ये शारीरिक परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता का एक स्पष्ट संकेत है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। विकल्प ए अलग तरह से व्यवहार करना। व्यवहार में बदलाव युवावस्था में होते हैं, लेकिन ये हमेशा लैंगिक परिपक्वता से जुड़ा नहीं होता। विकल्प सी ऊंचाई में वृद्धि। ऊंचाई में वृद्धि युवावस्था में होती है, लेकिन यह लैंगिक परिपक्वता का सीधा संकेत नहीं है। विकल्प डी भावदशा में परिवर्तन। भावदशा में उतार चढ़ाव युवावस्था में आम है, लेकिन यह भी लैंगिक परिपक्वता का सीधा संकेत नहीं है। चित्र। यहाँ आप एक चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें युवावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाया गया हो, विशेष रूप से बालों की वृद्धि के पैटर्न को। नोट्स। युवावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हार्मोनल बदलावों के कारण होते हैं। लैंगिक परिपक्वता का अर्थ है कि शरीर प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। युवावस्था में होने वाले परिवर्तन व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी। युवावस्था में लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होना भी लैंगिक परिपक्वता का एक संकेत है। लड़कों में आवाज का भारी होना भी लैंगिक परिपक्वता का एक संकेत है। निष्कर्ष। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी है। नए बालों में वृद्धि का पैटर्न युवावस्था में होने वाले लैंगिक परिपक्वता का एक स्पष्ट संकेत है। अधिक जानकारी के लिए आप निम्न स्रोतों का उल्लेख कर सकते हैं। आपकी जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन। मुझे उम्मीद है कि ये उत्तर आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न है तो बेझिझक पूछें। नोट। चित्र जोड़ने के लिए प्रश्न 34 का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न पूर्ण विकसित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है। उत्तर विकल्प बी पुनर्जनन सही है। व्याख्या पुनर्जनन रीजेनरेशन यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने शरीर के खोए हुए या क्षतिग्रस्त अंग को पुनः उत्पन्न कर लेता है। कुछ जीवों में यह क्षमता अधिक विकसित होती है, जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, तारे आदि। वे अपने शरीर के टूटे हुए टुकड़े से एक नया जीव बना सकते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। मुकुलन बडिंग इसमें एक नया जीव मूल जीव के शरीर से एक उभार बड के रूप में विकसित होता है और बाद में अलग हो जाता है। खंडन फ्रैगमेंटेशन इसमें एक जीव कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है। विखंडन फिशन इसमें एक कोशिका दो या अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। चित्र। यहाँ आप एक चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें हाइड्रा या प्लेनेरिया के पुनर्जनन को दर्शाया गया हो। नोट्स। पुनर्जनन एक अलैंगिक प्रजनन का तरीका है। ये क्षमता सभी जीवों में नहीं पाई जाती है। पुनर्जनन की क्षमता जीव के प्रकार और उसके शरीर के अंग पर निर्भर करती है। अतिरिक्त जानकारी।
पुनर्जनन का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में क्षतिग्रस्त अंगों को पुनर्स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। पुनर्जनन की क्षमता का अध्ययन जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी पुनर्जनन है। जब एक पूर्ण विकसित जीव अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देता है तो इस प्रक्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप निम्न स्रोतों का उल्लेख कर सकते हैं। आपकी जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन। प्रश्न 35 का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा होता है? उत्तर विकल्प ए बोमन संपुट, बोमन्स कैप्सूल सही है। विस्तृत व्याख्या। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। यह एक छोटी कुंडलित नलिका होती है जो रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करती है। बोमन संपुट नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग होता है। यह एक केशिका गुच्छ ग्लैमेरुलस को घेरे हुए होता है। केशिका गुच्छ रक्त को छानता है और छना हुआ द्रव बोमन संपुट में एकत्रित होता है। केशिका गुच्छ ग्लैमेरुलस यह एक छोटी रक्त वाहिकाओं का जाल होता है जो बोमन संपुट के अंदर स्थित होता है। यह रक्त को छानने का कार्य करता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका ये बोमन संपुट के बाद आने वाली नलिकाएं हैं जो छने हुए द्रव में से उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करती हैं और अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करती है। चित्र, यहाँ आप एक चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें नेफ्रॉन की संरचना को दिखाया गया हो, जिसमें बोमन संपुट और केशिका गुच्छ स्पष्ट रूप से दिखाई दें। नोट्स, बोमन संपुट और केशिका गुच्छ मिलकर वृक्क का निस्यंदन इकाई बनाते हैं। नेफ्रॉन में होने वाली छनन प्रक्रिया को ग्लोमेरुलर निस्यंदन कहते हैं। छना हुआ द्रव को प्राथमिक मूत्र कहते हैं। अतिरिक्त जानकारी, नेफ्रॉन के अन्य भागों में हेनले का लूप और संग्राहक नलिका शामिल हैं। वृक्क शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और शरीर में पानी और लवण के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण। प्रश्न का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न, कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है? उत्तर विकल्प सी वानस्पतिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन सही है। विस्तृत व्याख्या। वानस्पतिक प्रवर्धन यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें नए पौधे किसी मौजूदा पौधे के किसी भाग जैसे तना, जड़, पत्ती से विकसित होते हैं। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग इसी विधि के उदाहरण हैं। लेयरिंग इस विधि में पौधे की एक शाखा को मिट्टी में दबा दिया जाता है। दबी हुई शाखा जड़ें विकसित करती है और एक नया पौधा बन जाता है। ग्राफ्टिंग इस विधि में एक पौधे का एक भाग ग्राफ्ट दूसरे पौधे रूट स्टॉक से जोड़ा जाता है। दोनों पौधे एक साथ मिलकर बढ़ते हैं और एक नया पौधा बनाते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें बीजाणुओं द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। यह विधि फर्न और मशरूम जैसे पौधों में पाई जाती है। खंडन, फ्रैगमेंटेशन, इस विधि में एक जीव कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है। पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, इस विधि में एक जीव अपने खोए हुए अंग को पुनः उत्पन्न कर लेता है। चित्र, यहाँ आप एक चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें लेयरिंग और ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया को दर्शाया गया हो। नोट्स, वानस्पतिक प्रवर्धन का उपयोग पौधों की वांछित किस्मों को बनाए रखने और नई किस्में विकसित करने के लिए किया जाता है। इस विधि से उत्पन्न पौधे मूल पौधे के समान गुणधर्म रखते हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन कृषि, बागवानी और उद्यानिकी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी। वानस्पतिक प्रवर्धन के अन्य तरीकों में कलम लगाना, गुटिका बनाना और पत्ती लगाना शामिल हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन का उपयोग फलों के पेड़ों, फूलों के पौधों और सब्जियों को उगाने के लिए किया जाता है। निष्कर्ष, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी वानस्पतिक प्रवर्धन है। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग वानस्पतिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं जिनका उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये। प्रश्न 37 का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन पारितंत्र से संबंधित हैं? आई, इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। ई, सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। आई, अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं। उत्तर विकल्प बी आई और आई सही है। विस्तृत व्याख्या। पारितंत्र एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें जीवित जीव और उनके भौतिक वातावरण के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। यह एक पारस्परिक संबंध है जिसमें जीव एक दूसरे और अपने वातावरण को प्रभावित करते हैं। अब हम विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। आई, इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। ये कथन पूरी तरह से सही है। पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि। ये जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। ई, सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। ये भी सही है।
हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। कुछ जीवाणु भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बना सकते हैं। अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं, यह भी सही है। अपघटक जैसे बैक्टीरिया और कवक मृत जीवों और पौधों को तोड़कर सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जिन्हें फिर से पौधे उपयोग कर सकते हैं। इसलिए सभी 3 कथन पारितंत्र के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। चित्र: यहाँ आप एक पारितंत्र का चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक दिखाए गए हों। नोट्स: पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है जो सूर्य से शुरू होता है और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गुजरता है। पारितंत्र में पोषक तत्व चक्रीय होते हैं, अर्थात वे बार बार उपयोग किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां पारितंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अतिरिक्त जानकारी: पारितंत्र के विभिन्न घटक होते हैं, जैसे जैविक घटक, जीव और अजैविक घटक, पानी, मिट्टी, हवा आदि। पारितंत्र के प्रकारों में स्थलीय पारितंत्र, जंगल, घास के मैदान आदि, और जलीय पारितंत्र, तालाब, समुद्र आदि शामिल हैं। निष्कर्ष: पारितंत्र एक जटिल और गतिशील तंत्र है जिसमें सभी जीवित चीजें एक दूसरे और अपने पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये उत्तर आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न है तो बेझिझक पूछें। नोट: चित्र जोड़ने के लिए मुझे चित्र का एक लिंक या विवरण प्रदान करें। अन्य भाषा में अनुवाद: यदि आप इस उत्तर को किसी अन्य भाषा में चाहते हैं तो मुझे बताएं। विशेष नोट: यह उत्तर केवल सूचना के उद्देश्य से दिया गया है। किसी भी परीक्षा या असाइनमेंट के लिए इसका उपयोग करने से पहले कृपया अपने शिक्षक से परामर्श लें। प्रश्न का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न: प्रतिरूपी वप तकनीक किस भाग में की जाती है? उत्तर: विकल्प बी, मेंडल सही नहीं है। वास्तविक उत्तर: प्रतिरूपी वप तकनीक को मिट्टी में बीज बोने की एक विधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये किसी विशेष पैटर्न या डिजाइन में बीज बोने की प्रक्रिया है। ये तकनीक फसलों की वृद्धि और उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। क्योंकि ये एक कृषि तकनीक है, इसलिए ये मानव शरीर के किसी भी भाग से संबंधित नहीं है। विकल्पों का विश्लेषण: ए, अग्र मस्तिष्क, ये मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो सोचने, समझने और भावनाओं को नियंत्रित करता है। बी, मेंडल, मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकी के सिद्धांतों की खोज की थी। सी, अनुमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। डी, मध्यांश, ये मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो शरीर के तापमान और हृदय गति को नियंत्रित करता है। चित्र: यहाँ आप एक चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के बीज बोने के तरीकों को दिखाया गया हो, जिसमें प्रतिरूपी वप भी शामिल हो। नोट्स: प्रतिरूपी वप तकनीक विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। ये तकनीक खेतों में पानी और उर्वरक का कुशल उपयोग करने में मदद करती है। ये फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने में भी मदद करती है। अतिरिक्त जानकारी: प्रतिरूपी वप के अलावा अन्य बीज बोने की तकनीकों में ड्रिल से बोना, छिड़काव से बोना और हवाई जहाज से बोना शामिल हैं। बीज बोने का तरीका मिट्टी के प्रकार, जलवायु और फसल के प्रकार पर निर्भर करता है। निष्कर्ष: प्रतिरूपी वप तकनीक एक कृषि तकनीक है और ये मानव शरीर के किसी भी भाग से संबंधित नहीं है, इसलिए दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही उत्तर नहीं है। प्रश्न 39 का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न: दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सही उत्तर सी, विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतें भिन्न होती हैं। पादप गति नहीं करते और उनके अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। व्याख्या: विकल्प सी सही क्यों है? पौधे और जानवरों की शारीरिक संरचना और कार्य करने के तरीके बहुत अलग होते हैं। पौधे गतिहीन होते हैं, उन्हें किसी जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं होती है। पौधों के कई ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कि जड़ों के कुछ हिस्से और तने के मध्य भाग। इन मृत कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं होती है। पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन जानवरों की तुलना में उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें गति करने और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण: ए और डी, ये विकल्प सही नहीं है, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। बी, ये विकल्प आंशिक रूप से सही है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं बताता है। पौधों के कुछ ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती हैं, लेकिन यह केवल एक कारण है कि उन्हें जानवरों की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष: पौधों को जानवरों की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना और जीवन शैली अलग होती है। वे गतिहीन होते हैं और उनके कई ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसके कारण उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चित्र: यहाँ आप एक चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें पौधे की कोशिका और जानवर की कोशिका की तुलना दिखाई गई हो। आप पौधे के विभिन्न ऊतकों, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, और उनकी संरचना को भी दिखा सकते हैं।
नोट्स। ऊर्जा की आवश्यकता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि जीव का आकार, गतिविधि का स्तर और पर्यावरणीय परिस्थितियां। पौधे भी विभिन्न प्रकार के होते हैं और कुछ पौधों को अन्य पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता को मापने के लिए विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि कैलोरीमेट्री। अतिरिक्त जानकारी। पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसे भोजन में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जानवरों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न 40 का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? उत्तर, विकल्प ए पर्किंजे। पर्किंजे सही है। विस्तृत व्याख्या। प्रोटोप्लाज्म कोशिका का वो जीवित पदार्थ है जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य शामिल होता है। यह कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। पर्किंजे एक चेक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 19वीं सदी में कोशिकाओं पर कई महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे। उन्होंने कोशिका के तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। रॉबर्ट हुक इन्होंने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी की मदद से कॉर्क के टुकड़े में कोशिकाओं को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। विर्चो इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी होती हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। चित्र। यहाँ आप एक चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें कोशिका की संरचना दिखाई गई हो और जिसमें प्रोटोप्लाज्म को हाईलाइट किया गया हो। नोट्स। प्रोटोप्लाज्म कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के लिए आवश्यक होता है। प्रोटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के अणु होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी होती हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। अतिरिक्त जानकारी। प्रोटोप्लाज्म शब्द ग्रीक शब्द प्रोटोस का अर्थ पहला और प्लाज्मा का अर्थ रूप से बना है। कोशिका सिद्धांत को 3 वैज्ञानिकों मैथियास स्लाइडन, थियोडोर श्वान और रुडोल्फ विर्चो ने मिलकर दिया था। निष्कर्ष। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द को सबसे पहले पर्किंजे ने गढ़ा था। यह कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। मुझे उम्मीद है कि ये उत्तर आपके लिए उपयोगी। प्रश्न 41 का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न, SER का पूरा रूप क्या है, जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है? उत्तर, विकल्प डी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही है। विस्तृत व्याख्या। SER इसका पूरा नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यह एक कोशिकांग है जो कोशिका के भीतर एक जाल जैसी संरचना में फैला होता है। कार्य। SER का मुख्य कार्य कोशिका के लिए आवश्यक वसा अणुओं लिपिड का निर्माण करना है। ये लिपिड कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं और ऊर्जा का भंडारण करते हैं। इसके अलावा SER कोशिका में कुछ विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करने में भी मदद करता है। अन्य विकल्प स्पेशीज, सिमिलर और सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये विकल्प सही नहीं है, क्योंकि ये कोई मान्य वैज्ञानिक शब्द नहीं है। चित्र। यहाँ आप एक चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें एक कोशिका और उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाया गया हो। नोट्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह चिकनी होती है, इसलिए इसे स्मूथ कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एक अन्य प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी सतह पर राइबोसोम नामक कण होते हैं। RER प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये कई महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में शामिल होता है। अतिरिक्त जानकारी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यकृत कोशिकाओं में विशेष रूप से अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यकृत कोशिकाएं कई प्रकार के लिपिड का उत्पादन करती हैं। कुछ हार्मोन, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित होते हैं। निष्कर्ष। SER का पूरा नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ये कोशिका के लिए आवश्यक वसा अणुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे उम्मीद है कि ये उत्तर आपके लिए उपयोगी हो। प्रश्न का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है? उत्तर, विकल्प डी केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सही हैं। विस्तृत व्याख्या। झिल्ली युक्त कोशिकांग ये कोशिका के अंदर झिल्ली से घिरे हुए संरचनाएं होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी उपकरण आदि। ये कोशिका के विभिन्न कार्यों को करने में मदद करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये सबसे सरल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। इनमें केवल एक ही कोशिका झिल्ली होती है जो कोशिका को घेरे रहती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं ये अधिक जटिल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। विकल्प A, B, C ये विकल्प गलत हैं, क्योंकि इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं को शामिल किया गया है जिनमें हमेशा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। चित्र।
यहाँ आप एक चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना को दिखाया गया हो। नोट्स: प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बैक्टीरिया और आर्किया में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पौधों, जानवरों, कवक और प्रोटोजोआ में पाई जाती हैं। झिल्लीयुक्त कोशिकांगों की अनुपस्थिति के कारण प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी और सरल होती हैं। अतिरिक्त जानकारी: झिल्लीयुक्त कोशिकांगों के अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कई अन्य अंतर भी होते हैं, जैसे कि डीएनए की संरचना, कोशिका भित्ति की उपस्थिति आदि। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी होती हैं। निष्कर्ष: झिल्लीयुक्त कोशिकांग केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न: निम्नलिखित में से किसमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग का अभाव होता है? उत्तर: विकल्प डी, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सही हैं। विस्तृत व्याख्या: झिल्लीयुक्त कोशिकांग ये कोशिका के अंदर झिल्ली से घिरे हुए संरचनाएं होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी उपकरण आदि। ये कोशिका के विभिन्न कार्यों को करने में मदद करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये सबसे सरल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इनमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। इनमें केवल एक ही कोशिका झिल्ली होती है जो कोशिका को घेरे रहती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं ये अधिक जटिल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इनमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण: विकल्प ए, बी, सी/2 ये विकल्प गलत हैं क्योंकि इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं को शामिल किया गया है जिनमें हमेशा झिल्लीयुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। चित्र: यहाँ आप एक चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना को दिखाया गया हो। नोट्स: प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बैक्टीरिया और आर्किया में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पौधों, जानवरों, कवक और प्रोटोजोआ में पाई जाती हैं। झिल्लीयुक्त कोशिकांगों की अनुपस्थिति के कारण प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी और सरल होती हैं। अतिरिक्त जानकारी: झिल्लीयुक्त कोशिकांगों के अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कई अन्य अंतर भी होते हैं, जैसे कि डीएनए की संरचना, कोशिका भित्ति की उपस्थिति आदि। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी होती हैं। निष्कर्ष: झिल्लीयुक्त कोशिकांग केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। मुझे उम्मीद है कि ये उत्तर आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न: प्रजातियों की अस्तित्व की स्थिति के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। उत्तर: विकल्प बी, प्रजनन सही है। विस्तृत व्याख्या: प्रजनन ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव नए जीवों को जन्म देते हैं। प्रजनन किसी भी प्रजाति के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई प्रजाति प्रजनन नहीं करती है तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। अन्य विकल्पों का विश्लेषण: उत्परिवर्तन यह एक आनुवंशिक परिवर्तन है जो जीव के डीएनए में होता है। यह प्रजातियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह सीधे प्रजातियों के अस्तित्व से जुड़ा नहीं है। विकास यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें जीव समय के साथ बदलते हैं और नई प्रजातियां विकसित होती हैं। यह भी प्रजनन पर निर्भर करता है। विविधता यह प्रजातियों के भीतर विभिन्न प्रकार के जीवों का होना है। यह प्रजातियों को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करता है, लेकिन यह भी प्रजनन पर निर्भर करता है। चित्र: यहाँ आप एक चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें विभिन्न जीवों के प्रजनन के तरीके दिखाए गए हों। नोट्स: प्रजनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव से नए जीव उत्पन्न होते हैं। लैंगिक प्रजनन में दो जीवों के युग्मक मिलकर एक नए जीव को जन्म देते हैं। प्रजनन दर किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रजनन दर कम है तो प्रजाति विलुप्त होने के खतरे में हो सकती है। अतिरिक्त जानकारी: कुछ जीवों में प्रजनन दर बहुत अधिक होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, जबकि कुछ जीवों में प्रजनन दर बहुत कम होती है, जैसे कि हाथी। प्रजनन दर पर्यावरणीय कारकों जैसे कि भोजन की उपलब्धता, तापमान आदि से प्रभावित होती है। निष्कर्ष: प्रजातियों की अस्तित्व की स्थिति के लिए प्रजनन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रजनन के बिना कोई भी प्रजाति लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। प्रश्न का उत्तर और विस्तृत व्याख्या। प्रश्न: निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? उत्तर: विकल्प सी, प्लेनारिया सही है। विस्तृत व्याख्या: पुनर्जनन ये वो प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने शरीर के खोए हुए भाग को दोबारा उगा लेता है। यह क्षमता कई जीवों में पाई जाती है, लेकिन प्लेनेरिया इस क्षमता के लिए सबसे प्रसिद्ध है। प्लेनेरिया ये एक छोटा चपटा कीड़ा है जो ताजे पानी में पाया जाता है। यदि प्लेनेरिया को 2 या अधिक टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए पूरे प्लेनेरिया में विकसित हो सकता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण: किल्नी टिक किल्नी एक परजीवी है और इसमें पुनर्जनन की क्षमता नहीं होती है। केंचुआ अर्थवर्म केंचुआ भी पुनर्जनन कर सकता है, लेकिन प्लेनेरिया की तुलना में इसकी पुनर्जनन क्षमता कम होती है। जोंक लीच जोंक भी कुछ हद तक पुनर्जनन कर सकता है, लेकिन प्लेनेरिया की तुलना में इसकी क्षमता कम होती है।
चित्र। यहाँ आप एक चित्र जोड़ सकते हैं जिसमें प्लेनेरिया को दिखाया गया हो और ये दर्शाया गया हो कि कैसे इसे काटने पर ये 2 नए प्लेनेरिया में विकसित हो जाता है। नोट्स: प्लेनेरिया की पुनर्जनन क्षमता इसे एक अद्भुत जीव बनाती है। प्लेनेरिया की पुनर्जनन क्षमता वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। पुनर्जनन की क्षमता कई अन्य जीवों में भी पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रा, समुद्री तारे और कुछ छिपकली। अतिरिक्त जानकारी: प्लेनेरिया की पुनर्जनन क्षमता उसके तंत्रिका तंत्र की वजह से होती है। प्लेनेरिया के प्रत्येक टुकड़े में एक पूर्ण तंत्रिका तंत्र होता है जो नए जीव के विकास को नियंत्रित करता है। निष्कर्ष: प्लेनेरिया में पुनर्जनन की अद्भुत क्षमता होती है, जिसके कारण ये जीव विज्ञानियों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। मुझे